हाय दोस्तों, स्टडी ज्ञान दर्शन में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 9th माटी वाली लेसन करेंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। माटी वाली पार्ट 4 है। प्रश्न 1, शहरवासी सिर्फ माटी वाली को नहीं उसके कंडक्टर को भी अच्छी तरह पहचानते थे। आपकी समझ से वे कौन से कारण रहे होंगे जिनके रहते माटी वाली को सब पहचानते थे। माटी वाली जो थी बहुत गरीब थी और गरीबी के कारण वह लाल मिट्टी बेचती थी जिससे घर की लिपाई होती थी और रसोई घर की लिपाई होती थी। तो मिट्टी बेचने वाली इकलौती थी जिसे कनेक्टर में डाल के वह बेचती थी और लोग उसके कनेक्टर को भी पहचानते थे। तो चलिए इसके उत्तर हम करते हैं। अभी इसके जो उत्तर है, शहरवासी माटी वाली तथा उसके कनेक्टर को इसलिए पहचानते थे, इसलिए जानते थे क्योंकि पूरे टिहरी शहर में केवल वही अकेली माटी वाली थी। उसका कोई प्रतियोगी नहीं था। वह अकेले माटी बेचती थी। वही सबके घरों में लीपने वाली लाल मिट्टी दिया करती थी। लाल मिट्टी की सबको ज़रूरत थी, इसीलिए सभी उसे जानते थे तथा उसे आग्रह करते थे माटी लाने के लिए। वह पिछले अनेक वर्षों से शहर की सेवा कर रही थी और स्वाभाविक रूप से सभी लोग उसे जानते भी थे और माटी वह बेचकर अपनी गरीबी और अपना गुजारा बसरा करती थी। माटी वाली की गरीबी, फटेहाली और बेचारगी भी उसकी पहचान का एक कारण रही होगी। माटी वाली बहुत गरीब थी और शहरों में जाकर टिहरी शहर में जाकर वह माटी बेचती थी। उसी माटी से घर की लिपाई पुताई होती थी और सभी लोग उसी माटी वाली से माटी खरीदते थे जिससे कि उसका गुजारा बसारा चलता था। प्रश्न 2 है, माटी वाली के पास अपने अच्छे या बुरे भाग्य के बारे में ज़्यादा सोचने का समय क्यों नहीं था। जो इंसान दिन रात काम करेगा वह अपने भाग्य के बारे में क्या सोचेगा। उत्तर है, इसका उत्तर यहाँ है, माटी वाली अत्यंत गरीब बूढ़ी हरिजन महिला थी। टिहरी शहर में घर घर माटी पहुँचाने के अलावा उसकी आजीविका का कोई दूसरा साधन था ही नहीं। उसके पास खेती के लिए न कोई ज़मीन थी और न रहने के लिए वह कोई घर था। वह ठाकुर की ज़मीन में झोपड़ी बनाई थी और उसी झोपड़ी में अपने पति के साथ वह रहती थी। उसे बेगार करना पड़ता था, बेगारी में फ्री में उसे काम करना पड़ता था ठाकुर के घर में। वह सवेरे माटा खाना के लिए निकलती, माटी खोदती भरती और फिर टिहरी घरों में जाकर वह सबके घरों के पास बेचती थी। उसे अपनी झोपड़ी तक लौटते लौटते शाम हो जाती थी, रात गहराने लगती थी। माटी बेचने या घरों से मिली रोटियां खाकर सो जाती। ऐसी दिनचर्या में माटी वाली के पास अपने अच्छे या बुरे भाग्य के बारे में सोचने के लिए वक्त न था। प्रश्न 3, भूख मीठी कि भोजन मीठा। इसमें बताना है कि भूख मीठी होती है या भोजन मीठा होता है। हमारे लिए सबसे मीठा होता क्या है। इस प्रश्न में उत्तर है, इस प्रश्न में यह तथ्य छिपा हुआ है कि भोजन मीठा या स्वादिष्ट नहीं हुआ करता, वह भूख के कारण स्वादिष्ट लगता है। इसीलिए रोटी चाहे रूखी हो या साग के साथ या चाय के साथ हो, वह भूख के कारण मीठी प्रतीत होती है, मीठी लगती है हमको। अतः रोटी के स्वाद का वास्तविक कारण भूख लगने पर ही होती है। अगर भूख हमें लगी है तो हमें हर खाना बहुत प्रिय और बहुत मीठा लगता है, स्वादिष्ट लगता है। लेकिन अगर हमारा पेट भरा हुआ है, हमें कुछ भी व्यंजन दे दिया जाए वह हमें उतना मीठा नहीं लगता, उतना स्वाद नहीं आता है। प्रश्न 4 है, पुरखों की गाढ़ी कमाई से हासिल की गई चीज़ों को हराम के भाव बेचने को मेरा दिल गवाही नहीं देता। मालकिन के इस कथन के आलोक विरासत के बारे में अपने विचार व्यक्त कीजिए। उत्तर है, हमारे पुरखों के समय इतने साधन और सुविधाएं न थी। उन्हें हर चीज़ पाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती थी। इसके लिए मेहनत करके वह चीज़ों को खरीदते थे। आमदनी कम होने से मूलभूत जो आवश्यकताएं हैं वह कठिन हो जाती थी। इसके बाद भी उन्होंने अपनी गाढ़ी कमाई से कुछ पैसे बचाकर वस्तुएं खरीदी हैं जो बहुत ही सुंदर है, कलात्मक है, एकत्र की और उन्हें अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए छोड़ गए। इनसे उनकी मेहनत, लगन और बचत की कठिनाइयों का पता चलता है। इसीलिए हमें अपने पुरखों की कमाई की चीज़ों को बेचना नहीं चाहिए, उसे संभाल कर रखना चाहिए, क्योंकि जो चीज़ उन्होंने इतनी मेहनत से खरीदी है उसे यूं ही गंवाना नहीं चाहिए। इसमें है,
विरासत की जो चीज़ें होती हैं उसे हमें यूं ही नहीं बेचना चाहिए। सभ्यता संस्कृति का ज्ञान मिलता है। हमारे वस्तुएं पूर्वजों की रुचियों, आर्थिक सामाजिक स्थिति का परिचय कराती है। यह आने वाली पीढ़ियों का दायित्व है कि वे विरासत की इन वस्तुओं का संरक्षण करें तथा भावी पीढ़ियों के लिए भी इसे बचा कर रखें। पूर्वजों की मेहनत गाढ़ी कमाई को हमें यूं ही नहीं गंवाना चाहिए। इन वस्तुओं का महत्व जानकर मालकिन का मन इन्हें हराम के भाव बेचने का नहीं होता था, क्योंकि मालकिन समझदार थी, इसीलिए पूर्वजों की चीज़ों को वो बेचना नहीं चाहती थी। माटी वाली को रोटियों का इस तरह हिसाब लगाना उसकी किस मजबूरी की ओर प्रकट करता है? उत्तर है, माटी वाली रोटियों को इस तरह गिनना बताता है कि वह बहुत गरीब है। उसके पास पेट भरने के लिए पर्याप्त साधन नहीं है। वह रोज़ कमाती है और खाती है। इससे यह भी पता चलता है कि उसे केवल अपना ही नहीं, अपने बूढ़े का भी पेट भरना है, अपने पति का भी पेट भरना है। इसीलिए उसे रोटियों का बराबर हिसाब रखना पड़ता है। गरीब औरत है जिसे अपना गुजारा करना है, तो रोटियों का हिसाब किताब वह रखती है। प्रश्न 6 है। प्रश्न 6 है इसमें, आज माटी वाली बूढ़े को कोरी रोटियां नहीं देगी। इस कथन के आधार पर माटी वाली के हृदय के भाव को अपने शब्दों में लिखिए। क्योंकि माटी वाली के पास उस दिन प्याज भी खरीदी थी, उससे सब्जियां बनाती और फिर रोटियां देती। यही सारी बातें वह सोचते हुए अपने घर आ रही थी। उत्तर है, माटी वाली टिहरी शहर के घरों में माटी देकर अपनी रोटी रोज चलाती थी, रोटी रोजी चलाती थी। यही उसके आजीविका का एक कारण था। ऐसे ही एक घर में माटी देने पर घर की मालकिन ने उसे 2 रोटियां दी। उसे एक अन्य घर से भी 2 रोटियां मिल गई। इस तरीके से उसने एक खाकर बाकी को घर ले जाने के लिए बचा लिया, ताकि वह अपने बूढ़े को दे सके। इस तरीके से माटी वाली हिसाब करते हुए रास्ते में आ रही थी और अपने अशक्त एवं बीमार बूढ़े को दे सके। आज माटी बेचने से हुई आमदनी से वह 1 पाव प्याज खरीदकर कूट तलकर सब्जी बनाकर ही देगी अपने बूढ़े को, सिर्फ रोटियां नहीं देगी। ये सारी बातें वह सोचती है। बूढ़े को सूखी रोटियां न खानी पड़े, इससे बूढ़ा खुश हो जाएगा। इस कल्पना से माटी वाली खुश है, क्योंकि रोटियों के साथ सब्जी देखकर बूढ़ा प्रसन्न हो जाएगा। उसकी प्रसन्नता का अनुमान कर वह बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि उसे पता है कि आज मैं अपने बूढ़े को सूखी रोटियां नहीं दूंगी। और वह ये बातें सोचते हुए आती है। गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए, इस कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, इस कथन का आशय है गरीब आदमी का रहने का ठिकाना नहीं छीनना चाहिए हमें। अगर कोई गरीब है, उसको रहने की जगह नहीं है, तो उसका सहारा हमें छीनना नहीं चाहिए। गरीब आदमी अपने स्थान से उजड़कर दूसरे स्थान पर बसने में समर्थ नहीं होता, इसीलिए अगर वह अपने मूल स्थान से उखड़ गया तो फिर उसकी मिट्टी खराब हो जाती है। इसीलिए हमें गरीबों को भगाना नहीं चाहिए। वह मारा मारा फिरता है, इसीलिए उसे अपने निवास स्थल पर अंतिम सांस लेने का अधिकार होना चाहिए। उसे अंतिम यात्रा अर्थात शमशान तक वही रहना चाहिए जहाँ का वह मूल निवासी है। क्योंकि माटी वाली गरीब थी और उसे ठाकुर अंत में वहाँ से निकाल देता है, ऐसे में वह कहाँ जाएगी। ऐसे लोगों को अंतिम अवस्था तक रहने देना चाहिए, बेघर नहीं करना चाहिए। प्रश्न है, विस्थापन की समस्या पर एक अनुच्छेद लिखिए। विकास एक आवश्यक प्रक्रिया है जो अपने साथ ढेर सारी खुशियाँ और रंगीन सपने लेकर आता है। विकास के क्रम में जो कार्य किए जाते हैं वह कुछ लोगों के हृदय में घाव कर देते हैं, जिनका दुख है आजीवन भोगते हैं। विकास के नाम पर नदियों पर बड़े बड़े ऊंचे बांध भी बनाते हैं। शहर और गांव, जंगल, उपजाऊ जमीन आदि सब जलमग्न हो जाता है, विस्थापित किया जाता है, जिससे उनके सामने रोटी रोजी की समस्याएं आ जाती हैं। ऐसे लोगों के बच्चों का भविष्य भी प्रभावित होता है। यद्यपि सरकार इन लोगों के विस्थापन की व्यवस्था करती है, परंतु माटी वाली की तरह बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास जमीन जायदाद का प्रमाण पत्र नहीं है। ऐसे लोगों को निकाल दिया जाता है।
इन लोगों को तब विशेष परेशानी का सामना करना पड़ता है। उनकी स्थिति न घर की न घाट की वाली हो जाती है। वास्तव में विस्थापन अपने साथ कई समस्याएं लेकर आता है, जिनको समाधान विस्थापन से पहले ही कर लिया जाना चाहिए। विस्थापन मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान, एक स्थान से इंसान को जब भगा दिया जाता है तो वो दूसरे स्थान पे वह चला जाता है। तो इस तरीके से जो है विस्थापन की समस्याएं होती हैं